विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8th, ठीक है बच्चों, क्लास 8th का चैप्टर 2 करेंगे बच्चों। ये करेंगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ट्रेड टू एम्पायर। ये बच्चों कि भाई ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, व्यापार से लेकर के साम्राज्य स्थापित होने तक, ये बच्चों व्यापार से सत्ता या साम्राज्य तक, ये है पर्सन, ये चैप्टर है। सबसे पहली बात विद्यार्थियों की, आप इसको समझो कि भाई व्यापार क्या है, ट्रेड क्या है और एम्पायर क्या है। कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ट्रेड करने आई थी यहाँ पे, सबको पता है, क्लियर। और यहाँ की राजा या किंग कैसे बन गई, ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में, ठीक है। अब कुछ जो कंसेप्ट क्लियर हुई होंगी ना, कि फ्रॉम ट्रेड टू एम्पायर, कि व्यापार करने आई थी, व्यापार करके फिर इनको महसूस हुआ कि भाई सत्ता संभालनी चाहिए हमने। इसका तात्पर्य है बच्चों, ठीक है। तो ये कहते कि सबसे पहले जो भारत में आए वो आए बच्चों पुर्तगीज। ये आए वास्को डी गामा 1498 कालीकट, यहां पे आया बच्चों, ठीक है। जिमोरिन थे यहाँ के किंग। तो जिमोरिन थे तो इन्होंने इसका स्वागत किया था, ध्यान रखिए बात, एक तरह से वेलकम किया था। बट जो ट्रेडिंग क्लास थी दे अपोज्ड, ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने अपोज किया था, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे वे अरब देश के थे, वो मुस्लिम थे। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि हित, इंटरेस्ट, झगड़ा इस बात का है क्योंकि उनके हित प्रभावित होते थे। अब उनके हित प्रभावित हुए तो उन्होंने अपोज किया, इसलिए पहले ही अपोज किया, ठीक है। उसके बाद भारत में डच आए। डचों के बाद ब्रिटेन आया, ब्रिटेन के बाद फ्रांस आया, फ्रांस के बाद डेन आए, डेन्स, ये आए बच्चों इस प्रकार। और ध्यान रहे बात के न्यूजीलैंड वाले भी आए थे भारत में, न्यूजीलैंड, ये भी आए थे। लेकिन बोथ ऑफ द कंट्री सोल्ड आउट देयर प्रॉपर्टीज टू ब्रिटिश, ठीक है, और यहां से चले गए। ये रहा था। और सबसे पहले ध्यान रखिए कौन आए, पुर्तगीज, पहली बात ध्यान रखना। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन गए, ये भी पुर्तगीज बच्चों। 1961 गोवा को लिबरेट करवाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है। सबसे लास्ट में भी गए। और जिस समय गए, ऐसा जो मैंने पत्रकारों से सुना कि भाई गोवा को बिल्कुल तहस नहस कर गए, तोड़ गए थे एक तरह से, ये करके गए थे, वहां बहुत ज्यादा नुकसान करके गए थे,
ये तो भारत सरकार ने फिर उसको दोबारा से खड़ा किया था। ठीक है, डच आए। क्लियर। अब जो इंग्लैंड है ये तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे पुर्तगीज आए। और ये किस लिए आए? स्पाइसेस, इनके लिए आए बच्चों। कौन से थे? पेपर, कार्डामम, क्लोव, सिनामोन, मोम, ठीक है ना, और सैंडलवुड, ये भी किया था। ये ध्यान रखना, टीपू सुल्तान के उसमें था, ये हैदर अली और टीपू सुल्तान। सैंडलवुड स्पाइसेस नहीं है, लेकिन एक क्या बोलते कॉस्टली वुड है। ठीक है, बाद में टीपू सुल्तान ने उसको बंद कर दिया था कि कोई भी आदमी इनको सामान नहीं बेचेगा, जिसमें वो भी शामिल था, सैंडलवुड भी शामिल था, इसलिए मैं नाम लिखा। ठीक है, ये अब ये हुई। तो वहां पे जो यूरोपियन है वो कोल्ड कंट्री है, वे आदमी मीट ज्यादा खाते हैं, हम वेजिटेरियन ज्यादा है इंडियन, और वे नॉन वेजिटेरियन ज्यादा इन नंबर। ठीक, अब इन्होंने ये किया कि यहां से स्पाइसेस लेके जाना शुरू किया। और ये पुर्तगीज वास्को डी गामा आया कैप ऑफ गुड होप, वहां से आता आसान ट्रिप से, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट उससे साउथ अफ्रीका, वहां से होके फिर। और एक व्यापारी थे भारतीय, गुजरात के, वो ले आए थे इसको वास्को डी गामा यहाँ पे। अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे शायद, ठीक है ना, जहां तक मैं सोचता हूं या ठीक हूं। तो वो ले आए थे, उन्हें रास्ता दिखा था कि भारत के लिए, जो व्यापारी गुजरात के थे। ठीक है, अब यहां पे इसकी डिमांड बहुत थी, मसालों की बहुत डिमांड थी। अब ये डिमांड हुई तो ये हुआ कि जो ये आदमी वास्को डी गामा यहाँ पे 3 बार आया, 3 टाइम्स। ठीक है, और अंत में यह आदमी 1524 यहां पे डेथ होगी, और कोचीन में इनको दफना दिया गया, और बहुत धन कमाया। ठीक है, बहुत धन कमाया, क्योंकि नियर अबाउट 60 टाइम्स इतना बेचा गया था, कॉस्टली महंगा, जो यहां से सामान लेके, मान लो 1 रुपए के लेके तो 60 रुपए का बेचा था वहां पे। ठीक है, तो इस कारण इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब डिमांड ज्यादा हुई तो रेट भी ज्यादा मिलेंगे, ये बात भी है। अब यहां पे ब्रिटेन आ जाओ। ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने परमिशन दे दी व्यापार करने की। ये 1558 से लेकर के 1603 तक रही, इन्हें रूल किया ब्रिटेन पे। ठीक है, तो इन्होंने परमिशन दे दी कि तुम ईस्ट में व्यापार कर सकते हो, ट्रेड इन ईस्ट, ये कर सकते हो। ठीक है, व्यापार करने की अनुमति मिली, और एक कंडीशन के साथ मिली कि मोनोपोली है, मोनोपोली, कि दूसरा और कोई भी इंग्लिश मैन व्यापार नहीं करेगा, कोई भी कंपनी को परमिशन नहीं दी जाएगी। ये परमिशन, ये मतलब ये अधिकार था। कब दी? 1600 में चार्टर उसके द्वारा दे दी। क्लियर है? अब इसके द्वारा दी बच्चों, तो उसके साथ क्या हुआ कि इन्होंने खूब धन कमाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी खूब धन कमाया इन्होंने। लेकिन ब्रिटेन की रानी यहां तो चलती थी इंग्लैंड में, यहां तो ये मालकिन थी, लेकिन दूसरे देशों में तो नहीं थी।
इनके ऊपर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती थी। दे वर फ्री टू ट्रेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये था। अब इनको जब परमिशन मिली थी और इनको फ्री थे, ये दूसरे वहां पे नहीं आ सकते थे, तो इनके साथ क्या हुआ कि जो स्पाइसेस थे उसकी डिमांड बढ़ गई, बढ़ी ना। कहां से? इंडिया में, इंडिया से। इंडिया बाजार था ना, इंडिया बाजार था, तो डिमांड यहां से व्यापारियों ने ज्यादा कर दी। कहां के लिए? यूरोप के लिए। ये ध्यान रखिए, डिमांड यहां पे बढ़ी है, डिमांड यहां पे बढ़ी है। और किस लिए बढ़ी है? क्योंकि उनके फूड हैबिट्स मान लो, कुछ ही मान लो, उसके लिए, मीट के कारण या और कुछ कारण, व्यापार के लिए, इसलिए डिमांड बढ़ी बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये उससे पहले पुर्तगीज थे, ये दूसरे थे। अब सभी आदमी फ्री हैं, सभी फ्री, जो कंपनियां थी। अब जब कंपनियां फ्री है तो यहां पे इनके इंटरेस्ट क्लैश हो गए और एक दूसरे के जो शिप थे उनको ये डुबोने लग गए, सिंक कर दो इनको। ठीक है, जो एक दूसरे के जो शिप थे ना उनको डुबोने लग गए। और यही बात यहां पे झगड़ा, बैटल बन गई, बैटल का प्रमुख कारण हुआ आपस में, ये कारण हुआ। अब कंपटीशन बढ़ गया यहां पे। ठीक है बच्चों, इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, देश के लिए तो थी, इंग्लैंड के में तो थी कि वहां पे कोई भी ट्रेडर्स है या दूसरे आदमी है या कोई कंपनी वो व्यापार नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे तो थे व्यापारी से कंपटीटर थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनको फेस करना पड़ा, तो फिर झगड़े की शक्ल ले गई और जहाज डुबोने शुरू कर दिए। और जहाज डुबोने शुरू किए तो उसके बाद फिर कंपटीशन बढ़ गया, राइवलरी बढ़ गई। और इसके साथ जो डच थे, डच बड़े पावरफुल थे। इनका एक जहाजी बेड़ा था आर्मेडा, ये भी बोलते इसको। ये इंग्लैंड ने डुबो दिया। उसके बाद डच से ऊपर फिर ब्रिटेन चला गया, फिर फ्रांस, ये दोनों रहे पावरफुल। पहले ध्यान रखिए, पहले स्पेन और पुर्तगाल पावरफुल थे सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर डच आ गए, डच के साथ फिर ब्रिटेन, फ्रांस, दोनों उभर गए। दोनों उभरे तो फिर ब्रिटेन उसमें ज्यादा आगे चला गया। इस प्रकार है बच्चों। ठीक है ना। तो डच है, उनका जो जो बेड़ा था, जो फ्लीट थी, वो उसने डुबो दी थी। यहां तक बच्चों समझ में आया? ठीक है, ये ध्यान रखिए बात। बच्चों मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब दूसरे आ जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आ जाओ। कब बनी? 1600 एडी में। किसके द्वारा? एलिजाबेथ, इसने चार्टर दिया था, फर्स्ट ने। ठीक है ना। किसके लिए? कि ईस्ट में आप व्यापार कर सकते हो, ईस्ट में। ठीक है, इन्होंने कहां का लगाए? हुगली। 1651 सूरत। ठीक है ना। 1613 मुसलीपट्टनम और दूसरे जो शहर थे वे। लेकिन ये ध्यान रखो, जितनी भी कंपनियां बनी सारी की सारी जो बनी वो कोस्टल एरिया पे बनी बच्चों, कोस्टल एरिया। क्योंकि कोस्टल एरिया का मतलब ये है कि समुद्री जहाज आएंगे, व्यापार वहीं से होना है। उस समय में जो एयरप्लेन है वो नहीं थे, वो तो राइट ब्रदर्स थे, उनने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका कारण ये था। अब यहां पे जब मुगल सम्राट औरंगजेब 1707, इनका जो शासन है 1658 से लेकर के 1707 तक, ये डेथ हो गई। अब इन्होंने जब तक रहे ये साम्राज्य को बिल्कुल इंटैक्ट रखा,
nobody can dare to defy him, ये था बच्चों। जबकि सबसे ज्यादा रिवोल्ट भी इन्हीं के उसमें हुए, लेकिन दे वर सप्रेस्ड, ठीक है ना। ये रहा था औरंगजेब का सबसे ज्यादा एक विस्तृत जो क्षेत्र था, वो औरंगजेब के टाइम में था, मुगल साम्राज्य में, ठीक है। अब इन्होंने ये किया बच्चों कि इसने इसके मृत्यु के बाद, इसके मृत्यु के दौरान मतलब बाद भी, और उससे मृत्यु से पहले आ जाओ, 3 राज्य, बंगाल, अवध, हैदराबाद, यहां के सूबेदार होते थे, सूबेदार। सूबा बच्चों जो शब्द है एक प्रांत के लिए है, प्रोविंस या स्टेट के लिए प्रयोग करते थे उस समय में, सूबा, ठीक है। तो जो बंगाल था उसके जो सूबेदार थे, और वहां पे इनके बेटे थे अजीमुशान, अजीमुशान, ठीक है ना, ये थे इनके बेटे औरंगजेब के। इन्होंने परमिशन दे दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम व्यापार कर सकते हो, केवल साल में एक बार राशि दे दो, ठीक है ना, एक साल में एक बार दे दो बस। 1200 रुपये या 1300 रुपये कुछ ऐसे थे, मतलब डॉलर के आसपास या रुपए में, कि एक बार दे दो और उसके बाद फिर काम खत्म। या फिर टैक्स फ्री हो गया, टैक्स फ्री हो गया, ठीक है ना, कि इनको परमिशन मिल गई कि साल में एक बार पैसे दे दो, उसके बाद फिर ही तुम। अब ये परमिशन मिली तो उसके बाद ये हुआ कि जो बंगाल है, तो इसकी जो यहां पे पोर्ट था बंगाल में, ये पोर्ट था, तो ये व्यापारी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब ये बंगाल के नवाब थे जो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला दौला। अब इनसे ये बात सहन नहीं हुई कि भाई कंपनी फ्री में ट्रेड करे, क्योंकि इसके 2 नुकसान थे। एक तो जो सरकार बंगाल है, बंगाल की इनकम कम हो गई थी, बंगाल की इनकम कम हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो परमिशन थी दैट वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यहां पर तो जो इन आदमी थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे या व्यापारी थे, उनको उस समय बच्चों फैक्टर बोलते थे, फैक्टर ये बोलते थे। अब ये इंडिविजुअली भी व्यापार करने लगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो परमिशन थी, लेकिन ये भी करने लगे। अब कंपनी को डबल नुकसान हो गया, इसको सॉरी बंगाल को डबल नुकसान हुआ। फिर यहां तक भी हुआ कि इन्होंने जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी, इनके माध्यम से ट्रेड शुरू कर दिया, और दो दूसरे थे उनको भी मोटिवेट किया या इंस्टिगेट किया कि भाई तुम भी व्यापार करो, हमारा नाम लेके। एक आती थी चिट, चिप नहीं बच्चों, चिट, जिसपे साइन यहाँ के जो अधिकारी होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके होते थे। वो दिखाने बाद फिर जरूरत नहीं थी, एक फ्लैग होता था, ठीक है ना। इस प्रकार बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसलिए इन गवर्नर जो ये थे, सूबेदार थे, नवाब थे, इनसे बात सहन नहीं हुई। अब सबसे पहले जो आवाज उठाई वो उठाई, इन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन सही रूप से सिराजुद्दौला ने आवाज उठाई। इन्होंने क्या किया कि जो हुगली था इसको फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया व्यापार के साथ साथ, ठीक है। और 1696 और 1698 ये कलकत्ता उसके साथ साथ
इनको शहरों को, ये कर दिया। अब ये 1698 में जोब चार्नोक, जोब चार्नोक ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने एक तो गोविंदपुर, एक सुतानती एंड कालीकत्ता, इन 3 गांवों को खरीद लिया। ठीक है ना। जोब चार्नोक ने 1698 को 3 गांवों को खरीद लिया, गोविंदपुर, सुतानती और कालीकट्टा, इनको खरीद लिया। इनको खरीद करके और एक शहर बना दिया, डेवलप कर दिया। ये था बच्चों कलकत्ता, ये डेवलप कर दिया। ठीक है। तो हुगली है, कलकत्ता है, इनको फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया। फोर्टिफाइड करना मतलब एक बच्चों के अच्छा एक फोर्ट बना दिया, उसमें जो आर्टरीज है उसको रखने का, मैच लॉक है उसको रखने का, इस प्रकार के हथियार रखने का ऊपर से प्रबंध कर दिया उन्होंने। ये प्रबंध किया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई इसका मतलब ये डिफेंसिव है, और डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव भी है, दोनों बातें हुई। तो सिराजुद्दौला गए, सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई इसको बंद करो, तो बंद शुरू में मैसेज भेजा, नहीं किया। फिर सिराजुद्दौला खुद गए 30,000 सिपाही लेकर के, और यहाँ पे जाकर के इसके जो फोर्टिफिकेशन था इसको तोड़वा दिया, इसको बंद करवा दिया। इनके जो वेयर हाउस थे, ठीक है, वेयर हाउस, इसके लॉक कर दिया, लॉक्ड, ये कर दिया। क्लियर हुआ। अब जब ये लॉक हुआ तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों तक पहुंची। उस समय में लॉर्ड क्लाइव मद्रास में थे, ठीक है ना। और यहां से कर्मचारी भाग भी गए थे, इन्होंने बंगाली खाड़ी में जाके शरण ली थी एक टापू पे। अब ऊपर से आदेश मिला लॉर्ड क्लाइव को कि भी जाओ और इस जो समस्या है इससे निपटो। अब ये लेके आ गए यहाँ पे, अपनी जहाज को, फ्लीट को लेके आए। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, इनका रिलेटिव भी था मीर जाफर, और सेनापति भी था। इनसे इन्होंने एक साठगांठ कर ली, कॉन्स्पिरेसी, कि भाई तुम जो सेनापति हो तुम भागीदारी मत करो युद्ध में, हम तुम्हारे को नवाब बना देंगे। क्या बना देंगे? नवाब। ये बात चली बच्चों। अब इसने मीर जाफर ने ऐसे ही किया। 1757 पलासी पे जगह पे युद्ध हुआ, पलासी नामक स्थान पे। ये बच्चों जो पलासी जो स्थान है, ये पलास के जो पेड़ होते हैं उनसे बना है, ठीक है ना। जो रंग, होली के जो रंग होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं, ये उससे बना है, ठीक है। उस जगह पे फिर ये पलासी जो स्थान हुआ, इस पे झगड़ा हुआ, बैटल हुई, मीर जाफर ने भाग नहीं लिया और सिराजुद्दौला हार गए, और इनके बेटे जो मीर मरान थे उनने उसको मार दिया, सिराजुद्दौला को। इस प्रकार मीर जाफर को नवाब बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव की आशीर्वाद से या उनकी मदद से या उनकी कृपा से। तो 1757 फर्स्ट बैटल जो अंग्रेजों ने लड़ी बड़ी, वो बैटल ऑफ पलासी थी, जिसमें जीत गए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मीर जाफर है वो शासक बन गया पलासी की बात, ठीक है ना। अब इसके साथ एक घटनाक्रम और हुआ कि अंग्रेजों ने जब ये झगड़ा हुआ तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई हमारा गुजारा केवल व्यापार से नहीं होगा, व्यापार से नहीं होगा जब गुजारा, इसलिए हमारे को जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, और हमारे को जो विलेज है या लैंड है वो भी हमारे को खरीदनी पड़ेगी। ये एक बात, इसलिए इनकी जो एम्बिशन थी वो बढ़ गई राजा बनने की, ट्रेड से वहां तक बच्चों,
ठीक है। तो बेटा लॉर्ड क्लाइव को ध्यान रखना, बैटल ऑफ प्लासी में 1757। अब मीर जाफर, इसको जो नवाब था वो बना दिया, ठीक है ना, इनको बना दिया। लेकिन ये भी उतने सीधे नहीं निकले जितने अंग्रेज चाह रहे थे। अंग्रेज तो ये चाह रहे थे कि जो हम बोले, जो भी हम बोले, जैसा हम दीवार पे लिखे वो वैसे ही पढ़े, लेकिन ही डिनाइड। और इसने भी रोकने का पूरा प्रयास किया कि भी जो टैक्स फ्री है ये नहीं चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ये थे जो व्यक्तिगत व्यापार था, इंडिविजुअल, ये भी कर रहे थे बच्चों व्यापार कंपनी के, ठीक है ना, जिन्हें फैक्ट्रीज बोलते थे। अब बात बढ़ गई, मीर जाफर नाराज हुए इनसे। अब इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम, इनको नवाब बना दिया। मीर कासिम 1763, ठीक है ना, इनको बना दिया नवाब। ये इसके बाद फिर मीर जाफर को ले आए थे, ये ध्यान रखिए बात, फिर मीर जाफर को ले आए थे, फिर बना दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने भी मीर कासिम को नवाब बनाया तो ये भी काफी तेज निकले, और इन्होंने भी बंगाल की जो दशा थी, जो दुर्दशा थी, उसको सुधारने का प्रयास किया। तो इसने क्या किया मीर कासिम ने कि सारे जो प्रतिबंध थे वो लगा दिए कि नो ट्रेड, ठीक है ना, विदाउट टैक्स, ये कोशिश की इनने कि नुकसान नहीं भाई। अब कंपनी का इनका छुटपुट झगड़ा हुआ और ये भाग करके कहां चले गए, इलाहाबाद। इलाहाबाद किसके पास, अवध के नवाब, अवध के नवाब बच्चों, उनके पास चले गए, ठीक है। और अवध के नवाब के पास ही मुगल सम्राट, मुगल जो सम्राट थे शाह आलम सेकंड, ये आए हुए थे, ठीक है ना, शाह आलम ये आए हुए थे बच्चों। अब इन्होंने तीनों ने मिल करके मीटिंग की, और मीटिंग ये की कि भाई अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाओ। इसलिए तीनों की सेनाएं, ठीक है ना, 3 आर्मी इकट्ठी हो गई, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। युद्ध हुआ कहां पे, बक्सर में, ठीक है, बक्सर में युद्ध हुआ बच्चों। बक्सर में युद्ध हुआ, कब की बात है, 1764, इसमें युद्ध हुआ बच्चों। अब इसमें तीनों आर्मी हार गई, बंगाल के नवाब की भी, अवध के नवाब की भी, और मुगल सम्राट की भी आर्मी हार गई, ठीक है, क्योंकि इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, आर्टरीज थी, उनके पास नहीं थी। उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी, इनकी नहीं थी। तीनों में सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। उनके जो लीडरशिप थी वो बहुत अच्छी थी, इनके पास वो नहीं थी। वहां पे किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, या कहे कि दूसरी बात कहे कि गद्दारी नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें थी। ये जैसे मीर जाफर था, टूट गया था लोभ लालच में, ठीक है ना, कि नवाब सिर्फ हम देंगे, उसके अनुसार रॉबर्ट क्लाइव के पास लगा, इसी प्रकार हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों, ये तीनों हार गए, और हारने के बाद अब ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये हुई बच्चों, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान से सुनना बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए,
इसका मतलब ये कि भाई बंगाल जो मुगल सम्राट था, इन्होंने जो दीवान है बंगाल का, वो किसको बना दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बना दिया। ये हुआ था, ठीक है। और 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई 1765। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि हमारे को ही लगता है कि नवाब अब खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों। इसके द्वारा दीवानी राइट्स का मतलब ये था, दीवानी राइट्स बच्चों, दो प्रकार के कोर्ट होते बच्चों, एक तो दीवानी और दूसरा फौजदारी। ये था लैंड रेवेन्यू से, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार, राइट, वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था, ठीक है। समझ में आई बात कि लगान इकट्ठा करने का अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इससे पहले जो स्पाइसेस थे इंडिया के, ध्यान से सुनना समझना, इसके लिए जो स्पाइस थे, क्लोव्स थे, कार्डामम थे, सिनामोन थे, जो थे इस प्रकार, अब उसके लिए इंग्लैंड को गोल्ड देना पड़ता था इसके बदले में, ठीक है ना। अब इसके बदले में गोल्ड दिया, लेकिन दीवानी राइट मिल गए। अब दीवानी राइट मिल गए तो यहां से इसको लैंड रेवेन्यू मिला। अब लैंड रेवेन्यू मिला तो अब सारे के सारे जो एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे यहीं पे मीट होने लग गए। अब गोल्ड लेने की जरूरत, वहां से लाने की जरूरत, देने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके साथ साथ इन्हीं के साथ जो ऑफिस एक्सपेंसेस था वो भी, जो आदमियों की सैलरी थी वो भी, ये सारी की सारी यहीं से होगी, लैंड रेवेन्यू से हो गई। जो दीवानी राइट मिली ना, यहां से हो गई बच्चों। तो इस प्रकार 1765 में जो दीवानी राइट मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको उससे सबसे बड़ा फायदा कंपनी ये हुआ कि जो गोल्ड भारत में आता था, सिल्वर आता था, वो रुक गया और सारे के सारे एक्सपेंसिव यहीं से मीट होने लगे, सारे के सारे, ठीक है। ये एक अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाया और हमेशा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट उससे लोन मांगते रहे, ये बात भी हुई है। ये एक अलग बात है, क्योंकि बेईमाना वहां भी था, लेकिन वहां पे इस प्रकार का भ्रष्टाचार या वो गद्दारी नहीं थी जैसे भारतीयों ने भारतीयों के साथ की, वो नहीं था। ये भी बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों, इस प्रकार हुआ। अब दीवानी राइट मिल गए तो यहां से जो आदमी गए, इंग्लैंड गए, क्योंकि वहां से आते थे, तो अब ये ब्रिटिश नवाब बन गए, ब्रिटिश नवाब ये बन गई। यहां से खूब धन कमा के गए, भ्रष्टाचार के माध्यम से, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है बच्चों, करप्शन के द्वारा। अब यहां पे इन्होंने नवाबों की जिंदगी जी थी, देखी थी। बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था, मुगल सम्राट था, उनकी लाइफ देखी थी। अब वहां जाकर के इन आदमियों ने क्या किया कि आइसोलेट हो गए समाज से, आइसोलेट, और अपने बड़े बड़े महल बना लिए और उनमें पूरे हीरे जवाहरात शान शौकत, जो कपड़े अच्छे थे जरी वाले, सब कुछ उनके जैसी वेशभूषा करके फिर यहाँ पे रहने लगे, खूब जिंदगी आराम से जीने लगे ये आदमी। इसलिए ब्रिटिश थे, उन्होंने इनको कहा नवाब, ये कहा बच्चों, ठीक है, नवाब ये कहा। जिस समय में लॉर्ड क्लाइव यहां आए 1743, तो उस समय केवल उम्र 18 ईयर थे केवल, लेकिन यहां पे 2 बार गवर्नर बने, और 2 बार गवर्नर बने तो इन्होंने 4,01,101 रुपया, मेरे ख्याल में नियर अबाउट 4 लाख मान लो, जो पाउंड स्टर्लिंग था वो कमा कर ले गए, इतनी पैसे। और इनको ये भी कहा कि भाई तुम भ्रष्टाचार को कम करो, ये भी आदेश, डायरेक्शन हुआ इनको, इन्होंने किया भी।
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहां पे इनके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ, मुकदमा चला, ठीक है ना, केस चला। इम्पीचमेंट अलग चीज बच्चों, केस चला तो इन्होंने क्या किया कि 1774 में सुसाइड कर लिया। ये कर लिया बच्चों। बताओ क्या काम है पैसा? कुछ काम नहीं आना है। इसलिए पीस एंड हैप्पीनेस, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। आदमी की चिंताएं, आदमी की इरिटेशन वहां ज्यादा है जहां पे पैसा ज्यादा है, जहां पे 2 वक्त की रोटी, जहां पे सपने बड़े नहीं है, वहां पे जीवन सुख में है। छोटा तो कह सकता हूं कि हो सकता छोटा हो स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ वहां पे सुख में है, हैप्पी है। ये जितने ऊंचे सपने लेते हम फिर जाके होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सपने लेने छोड़ दे। सपने लेने छोड़ दिए तो डार्विन का जो सिद्धांत है या दूसरे जो सिद्धांत है कि वे फिटेस्ट विल सर्वाइव, अब फिजिकल से फिटेस्ट नहीं है, अब ज्ञान की बात है, फिर वो डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए सपने जरूरी है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। ये बात है, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली और इस प्रकार ब्रिटिश या इंग्लैंड के नवाब ये कहे गए। ये हुआ बच्चों, ठीक है। अब इन्होंने, ब्रिटिश ने एक्सपेंशन किया, ऑफ स्टेट या इसका जो एरिया था उसका एक्सपेंशन किया। किसके माध्यम से किया इन्होंने? इन्होंने बच्चों 2 माध्यमों से किया। एक तो सब्सिडियरी अलायंस और दूसरा के इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये की थी लॉर्ड वेल्जली ने, और ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने की थी 1848 से 56 तक, 1798 से लेकर के 1805 तक ये रहे ये आदमी, ठीक है। इन्होंने किया। इसका मतलब ये था कि हम आपके हेल्पफुल है, सब्सिडरी है, हमारे बनो। कि इसका मतलब ये कि ये मान लीजिए कि भाई ये एक स्टेट है, दूसरी स्टेट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, 6 ये, लाइक दैट, ठीक है। और आपस में इनमें बैटल होती रहती है, ये बात ही मान लो, ये भी होती है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये यहां पे है। अगर किसी के भी साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का झगड़ा हुआ, मान लो छोटा स्टेट है, इसके साथ हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हरा दिया, डिफीटेड, ठीक है ना। दिस स्टेट वाज डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंट्रोल ओवर इट, ये हुआ। अब इसने कंडीशन रखी कि मैं यहां पे एक आपके इसमें हमेशा रेजिडेंट रखूंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि आपको सब्सिडरी एक आर्मी रखनी पड़ेगी जिसका खर्चा तुम खुद उठाओगे। सब्सिडरी आर्मी रखनी पड़ेगी जिसका खर्चा तुम खुद उठाओगे, ये रहा था। तीसरी बात है भी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करोगे। मान लो ब्रिटिश है तो ब्रिटिश ने कहा कि आप पुर्तगीज है, डच है, फ्रांसीस है, डेंस है, किसी भी के साथ भी आप एग्रीमेंट कोई भी संधि नहीं करोगे। वो रेजिडेंट वो यहां दरबार में रहेगा इसमें,
राजा के ऊपर सारी नजर रखेगा ये, इस प्रकार। और इनमें ये भी इनने भरोसा दिया, इनने अगर कोई भी ये आदमी या ये राजा, कोई सा भी ये राजा, कोई सा भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करता है, इन्वेजन करता है, तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब आपस में झगड़ा होता ही था पहले, तो इसने ये कहा कि नहीं भाई मैं तो चलेगा, तो मरोड़ इसकी भी निकलनी चाहिए। ये क्यों नहीं, क्यों, पहले इनकी आपस में दुश्मनी थी। अब इस पे झगड़ा करके फिर इसने, इसके दो आर्मी थी, एक इसकी आर्मी एक इसकी आर्मी, डबल पावर होगी। इनके पास एडवांस सिस्टम था, जो पावर है उसका, वेपन्स का, डिसिप्लिन आर्मी थी। अब दोनों की आर्मी मिल करके खर्चा इसको देना है, इसको हरा दिया, अब इसको वह दिन कर लिया। इस प्रकार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया था वो एक्सपेंड हुआ बच्चों, ठीक है, सब्सिडी जो अलायंस थी उसके तहत। फिर दूसरा ये था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि कोई भी आदमी के लड़का नहीं राजा को, तो वो विदाउट परमिशन, ठीक है, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। और या ये कहें कि लड़का नहीं है तो उसका जो साम्राज्य है, उसका जो किंगडम है, किंगडम विल बी मर्ज्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एरिया, या हम ये कहें, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हुई बच्चों, इस प्रकार इन्होंने एक्सपेंड किया एरिया को। अब था कि पैरामाउंटिसी, सुपरमेसी, मेसी ऑफ पैरामाउंटसी, कि भी सर्वोच्चता का सिद्धांत, ये था बच्चों, ठीक है। ये सिद्धांत जो दिया वो दिया लॉर्ड होर्डिंग ने, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग ने, इन्होंने दिया बच्चों। 1813 से लेके 1823 तक रहा है। इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम हैं, इन्होंने ये बात कही, क्योंकि हमने जो बैटल ऑफ प्लासी है उसको भी जीत चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर है उसको भी जीत चुके हैं, उसके साथ साथ जो दूसरी लड़ाइयां हैं, मराठे हम उनको भी हरा चुके हैं, निजाम है हम उनको भी हरा चुके हैं, इसलिए हम ही सुप्रीम है और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है वही माना जाए। ये बात कही इन्होंने, ठीक है ना, ये बात इन्होंने कही। अब ये बात कहने के बाद जो दूसरे इंडियन स्टेट थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि भाई ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये चुपचाप करके ये बात भी रही। इन्होंने वो नहीं किया, इतना ढोल नहीं बजाया, इन्होंने जो की कागजों में करके और भाई पॉलिसी बना के फिर आगे बढ़ा दिया। उसी के तहत जैसे झांसी है, सतारा है, संबलपुर है, नागपुर है, उनको इन्हें अपने अधीन किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। जो राजा थे ना उनको अपने अधीन किया था इन्होंने, ये भी किया था, ठीक है। तो ये रहा इनका वो। तो विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी ने ये कह दी कि हम पावरफुल है, क्योंकि ये 1782 में मराठों के साथ सालबाई की संधि कर चुके थे, फिर उसके बाद 1805 में फिर हरा दिया इनको, फिर 1816 से 1819 तक फिर हरा दिया मराठों को। मराठों की कमर तो बच्चों 1761 में जब टूट गई थी, जब मराठे पानीपत के जो थर्ड बैटल थी इसमें हार गए थे, थर्ड बैटल में, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका पैरामाउंटिसी थी, जो सुप्रीमेसी, कि उसका जो इनके तर्क था इनके पास, लॉर्ड डलहौजी के पास, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग के पास, वो ये था कि हमने इनको हरा दिया।
अब के जो मराठे थे इनको हरा दिया। अब केवल नामात्र के जो बचे थे उस समय में, जैसे होलकर, ठीक है बच्चों, सिंधिया, सब अलग अलग हो गए थे, गायकवाड़ और बच्चों भोसले। और इनका एक मतलब क्या बोल रहे हैं कि इनकी बना दी कॉन्फेडरेसी, और कॉन्फेडरेसी का हेड था पेशवा। कॉन्फेडरेसी हेड कौन था बच्चों? पेशवा। ये था, ये कहाँ बैठता था? पूना में। तो 18वीं सेंचुरी में एक तो नाना फडणवीस और एक महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस और बच्चों महादजी सिंधिया, ये दो बड़े नेता थे जो इस मराठों के थे। और ये हराने के बाद, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जो बाजीराव थे, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे, इनको बिठूर यहां भेज दिया, लखनऊ के पास, पेंशन दे करके कि भी तुम आराम से रहो यहां पे, ठीक है। ये किया। तो इस कारण मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी किताब में पॉइंट अलग है, लेकिन मैं इसको उदाहरण दे के, अलग अलग उदाहरण दे के पैरामाउंटिस्ट जो सुप्रीमेसी थी उसको बता रहा हूं। उसमें अलग है, वो अलग दे रखे, वो अलग दे रखे। मराठे अलग है कि इसमें केवल जो जिक्र है आपके में किटूर का है, रायना का है, उसका सिखों का है, ठीक है ना, रूस से डर के कारण है। लेकिन एक से तो सुप्रीमेसी नहीं बनती ना, क्योंकि इससे पहले तो ये सारे हार गए थे, ये बात भी रही ना। इसलिए मैंने पॉइंट जोड़ दिए, सारे के सारे पॉइंट। कभी ये सोचो कि नहीं ये तो पॉइंट अलग है, अलग नहीं है। सुप्रीमेसी इस कारण बनी बच्चों, ठीक है, अंग्रेजों की। अब इसमें इसी सुप्रीमेसी को ललकारने के लिए किटूर की रानी, ठीक है, चन्नम्मा, इन्होंने अपनी तलवार उठाई, आदमी इकट्ठा किया कि नहीं, इनको 1824 में पकड़ लिया और 1829 में जेल में इनकी डेथ हो गई। एक थी सांगली के चौकीदार रायना, इन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेजों को काफी नुकसान ही पहुंचा। इन्होंने अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा, इनको 1830 में हैंग्ड टू डेथ ये कर दिया, ठीक है। ये सारी सुप्रीमेसी बात बच्चों, ये ध्यान रखना, कभी सोचो वो अलग है ये अलग ना, क्योंकि सुप्रीमेसी तब बनेगी जब अंग्रेज अनडिस्प्यूटेड पावर होंगे, कि जब उनके आगे कोई नहीं बोलेगा, सबने नतमस्तक कर दिया, जब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखे बात। अब इसके बाद बारी आई हैदर अली की। एटीन 1861 से लेकर के 1882 तक ये बच्चों हैदर अली वोडियार डायनेस्टी थी, वोडियार डायनेस्टी थी। चिक कृष्णराज और नंदराज देवराज दो भाई थे, वो संभाल रहे थे, ठीक है। राजा कौन था? चिक कृष्णराज। और उसके सेनापति मान लो, कोई भी मान लो, वो कौन थे? देवराज और नंदराज, ये थे। अब इन्होंने, हैदर अली ने उनसे पावर ले ली, और उनसे पावर लेकर के देवराज और नंदराज से, ठीक है। ये डेट गलत होगी बच्चों, 1761 82 ये है डेट गलत होगी थी, ठीक है ना। इनसे पावर ले ली, और इनसे पावर लेकर के इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। 1779, ठीक है, 1780 से 84, 1790 से 92 और लास्ट 1799, ये बच्चों, ठीक है, ये ही इसका
ये युद्ध हुए, फर्स्ट वार, सेकंड वार, थर्ड वार और फोर्थ वार, मराठा एंग्लो मैसूर वार ये थी। ठीक है ना, यहां तक कि 1782 तक हैदर अली रहा, और इसमें हैदर अली जीत गया, इसमें भी हैदर अली जीत गया एक तरह से, इसमें भी हैदर अली हारे नहीं, ये बीच में मर गया, कैंसर से पीड़ित था आदमी। फिर उसके जो बेटे थे, जो टीपू सुल्तान, ठीक है ना, टीपू सुल्तान, उन्होंने कमांड संभाली। ठीक है, फिर ये लड़े, फिर जो म्यूचुअल जो रेस्टिट्यूशन होता है उसके तहत ट्रीटी हुई, फिर हुई। अब इस युद्ध में थर्ड बैटल ऑफ मैसूर था, जो एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें ध्यान रखिए कौन कौन, निजाम, ठीक है बच्चों, निजाम ऑफ हैदराबाद, और बच्चों मराठे, और इनके किसके हेल्प की ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके हेल्प की। मैंने कहा था ना कि बच्चों अंग्रेजों में करप्शन था, नो डाउट, बहुत धन कमाया, लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने ब्रिटिश जो सरकार है उससे पैसा मांगा, कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन उनने इस प्रकार की गद्दारी नहीं की जैसे भारतीयों ने की, क्योंकि एक दूसरे से हार करके, द्वेष रख के, फिर अंग्रेजों से हार करके, फिर उसकी दूसरे जो राजा है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना, उसको हराना। नहीं तो ये हुआ था कि इसने फ्रांस से, जो फ्रांस है, फ्रेंच गवर्नमेंट, उससे समझौता कर लिया, और इसने लिबर्टी ट्री लगा दिया। इसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ये राजधानी थी इसकी। ठीक है ना, यहां पे इसने एक ट्री ऑफ लिबर्टी नाम का वो लगा दिया, और इनके जो फादर थे, इनने डिंडीगुल में आर्टरी फैक्ट्री लगा दी, और जो इसके फ्रांस की सहायता से आर्मी को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग वो दिलवा दी, अच्छे जो वेपन्स थे उनका वो करवा दिया, मिलिट्री में इंडक्ट करवा दिया। इन्होंने पूरी कोशिश की, जैसे आपकी बुक में एक चित्र भी है कि भाई एक शेर है और उसके नीचे एक यूरोपियन सैनिक है, जब भी उसको दबाओगे तो शेर धाड़ेगा, और उससे जो यूरोपियन सोल्जर नीचे पड़ा है वो चीखेगा। अब वो ब्रिटेन में है, म्यूजियम में, वो टॉय जो बनवा था उसने। ठीक है, तो ये इकट्ठे हो गए इनके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ, हैदराबाद का निजाम भी और मराठे भी, और इनने मिल करके फिर इसको हरा दिया। और हारने के बाद देखो बच्चों, यहां तक नहीं रुके, इसके जो दो बेटे थे, दे वर केप्ट हॉस्टेज बाय द इंग्लिश, टू सन। वैसे अलग अलग पढ़ा मैंने कि कोई किताब कहती भी उसके 9 बेटे थे, कोई कहती 12 थे, कोई 16 कहती है। ठीक है ना, लेकिन उनमें से 2 बेटे इसके हॉस्टेज के रूप में रख लिए। लेकिन आदमी वास्तव में शेर था। ठीक है ना, वैसे नहीं बोलते, वैसे नाम नहीं इतिहास के पन्नों में हैदर इसका, टीपू सुल्तान का। इसके बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, फोर्थ बैटल ऑफ मतलब एंग्लो मैसूर वार में फिर झगड़ा कर दिया, और 1799 में 1799 में लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद अंग्रेजों ने जो वोडियार डायनेस्टी थे उनको राज वापस दे दिया, एक तरह से अपने पास सारी कमांड रखी, उनको नॉमिनल बना दिया। ठीक है ना, हेड, ये हुआ बच्चों। इस प्रकार जो मराठे ये थे, मराठे भी, निजाम भी, अंग्रेज तीनों मिलकर फिर किया। इससे पहले अंग्रेज मराठों को हरा चुके, उसके बाद मराठों को हरा अंग्रेजों ने। ठीक है ना, मौका फायदा उठा उनने, बड़ी शातिरता से, श्रूडनेस से देश के आगे बढ़े। उन ये देखिए कि उनने जब ये मिला उनको दीवानी राइट, तो डायरेक्ट नहीं किया, आदमी छोड़ दिए,
कंट्रोल सारा नहीं किया, केवल ये अधिकार चाहिए, क्योंकि जो जनता के साथ जो तालमेल था, इंटरेक्शन था, वो नहीं हो पाता। जनता डायरेक्ट होती तो जनता रिवोल्ट कर सकती थी, लेकिन ने काफी दिमाग लगा के फिर क्या कि नहीं, कंट्रोल कर लो और पैसा आता रहे, और पैसा से कमर तोड़ दी किसी की तो फिर कुछ नहीं उसके पास। जैसे आपने देखा कि भाई अभी यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, अब फिलहाल में बांग्लादेश की भी हालत काफी नाजुक है। ठीक है ना, देश में रिवोल्ट हो जाता है, सिविल वार हो जाता है, ये हुआ बच्चों। ठीक है ना, तो ये हुआ। इस कारण ये सुप्रीमेसी का जो सिद्धांत था, जो लॉर्ड हेस्टिंग का, ये इस कारण था बच्चों कि इन्होंने सभी को हरा दिया। ठीक है, इसके साथ ही इसको डर भी था अंग्रेजों को कि भी रूस, रसिया भारत की तरफ बढ़ रहा है, अफगानिस्तान यहां से फिर भारत की तरफ। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां पे सिंध चले गए, और सिंध से फिर ये अफगानिस्तान, इस प्रकार गए। अब यहां से 1838 से लेके 42 तक इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में ये आदमी सफल रहे इसको अपने अधीन करने में, एक संधि के द्वारा। पहली कंडीशन उसका अधीन कर लिया। उसके बाद जो पंजाब था, जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे, जब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई 1839 जब इनकी डेथ होती है, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे डोरे डालने शुरू किए, और फिर अंत में पंजाब को 1848 में मिला लिया। ठीक है, तो सुप्रीमेसी वैसे नहीं कही बच्चों, कभी सोचो कि वैसे सुप्रीमेसी कही, इन्हें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वैसे नहीं किया था, उसके कुछ कारण थे। पहले का जो रिकॉर्ड देखते हुए, फिर आगे की रणनीति को देखते हुए फिर सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान रही बात। अब इसके साथ सब्सिडी रिलायंस होया, और बच्चों लैप्स की नीति हुई। ठीक है, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इनको मिला लिया। ठीक है, 1848, 1850, 1852, 1853 और 1854 बच्चों इनमें मिला लिया अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या अंग्रेजों ने, इसीलिए जो उनकी सुप्रीमेसी बनी, कहने तात्पर्य हुए कि उनने स्टेप वाइज किया सब कुछ, एकदम ताबड़तोड़ नहीं किया कि पहले ट्रेड किया, जो चैप्टर नाम है कि पहले ट्रेड किया, ट्रेड से फिर उनने कंट्रोल किया। ठीक है ना, एरिया पे कुछ को खरीदा, उनको खरीद करके फिर जो किंग थे, टेरिटरी थे, जो रियासत के मालिक थे, फिर उनके साथ जो उन्हें सलूक किया, बदसलूकी की, फिर वो स्टेप थे उनके, उस कारण ये आगे बढ़े थे। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों। अब भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, वारेन हेस्टिंग, ये बने बच्चों फर्स्ट गवर्नर जनरल 1773 से लेकर के 1785 तक ये रहे। पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं, ध्यान रखना, भारत के पहले गवर्नर नाम था। अब फर्स्ट टाइम में नाम जो यूज हुआ गवर्नर जनरल, वो यूज होता है। ठीक है ना, इन्होंने जो जस्टिस है उसके संदर्भ में कार्य किया। इसने कोर्ट जो दीवानी कोर्ट है ये बनाए, जो फौजदारी कोर्ट है ये बनाए। इसमें मौलवी और हिंदू ये लिए, इसमें मुफ्ती और काजी ये लिए।
इन सभी का जो कंट्रोल था, इन सभी का जो अध्यक्ष था, वो था बच्चों कलेक्टर। ये ध्यान रखो, सभी का इसके अधीन थे सारे, ये दीवानी कोर्ट भी, फौजदारी कोर्ट भी। इसमें दो आदमी थे, मौलवी और हिंदू, कि हिंदू मुस्लिम के अनुसार फैसला हो, क्योंकि पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो हिंदू और मुस्लिम थी। इसमें मुफ्ती और काजी, इसमें ये थे। इसका भी अध्यक्ष कलेक्टर है, इसका भी अध्यक्ष कलेक्टर है, इसका अंडर। इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो सेंटर था अब ये कलेक्टर बन गया। जो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालेगा, और जितने भी पॉलिसी है ये डिसाइड करेगा, ये बन गया। ठीक है। और अंग्रेजों ने 1775 में 11 जो ब्राह्मण थे उनसे करके एक पुस्तक लिखवा दी, कानून की एडिट करवा दी। और मुसलमानों से 1778 में एक बुक लिखवा दी कि भाई अपने जो कानून है उसको एडिट कर दो। फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा दिया, ये हुआ। और इन दोनों अदालतों से ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत ये थी। इसमें कोई केस में आपको गड़बड़ लगे तो यू कैन अपील इन दिस कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट था। सदर दीवानी अदालत का मतलब ये कि बच्चों सुप्रीम कोर्ट ये है। और इसके जो पहले चीफ थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉर्ड इम्फे, ये थे बच्चों, लॉर्ड इम्फे। और वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत ज्यादा गदर मचाया और बहुत ज्यादा करप्शन किया। इनके ऊपर फिर केस भी चला, दैट वाज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये होता बच्चों, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट सुनिए क्या होता है ध्यान से, कि ये मान लो गवर्नर जनरल है हुए, अब ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हुई ना। अब पार्लियामेंट के दो सदन है, लोअर हाउस और अपर हाउस। अब इनमें केस चलेगा, इसमें पहले इसमें चलेगा इनका। अब इसमें अगर ये केस हार गए कि भी इसने ब्राइबरी की है, इसने करप्शन किया है, इसमें चला केस। अब इसमें केस चलने बाद अगर इसमें पास हो गया देन दिस हाउस विल पास दिस। और उसके बाद जो यहाँ ब्रिटेन की जो क्वीन थी उसके साइन हो जाएंगे, देन ही विल बी थ्रो आउट। ठीक है ना, फ्रॉम द सर्विस। ठीक है बच्चों, ये होता है इम्पीचमेंट। इस प्रकार की बात हुई इम्पीचमेंट की। ठीक है विद्यार्थियों, तो वारेन हेस्टिंग बच्चों, दो अदालतें, दीवानी और फौजदारी। अब उसके बाद मिलिट्री। अब बच्चों मिलिट्री इस समय में थी जो, एक तो थी पैदल सेना और दूसरी थी घुड़ सेना। ठीक है, कैवलरी। अब इसका प्रयोग मुगलों के टाइम में बहुत अच्छी तरह यूज किया गया था, लेकिन बाद में आते आते अब अंग्रेजों ने इसका प्रयोग कम कर दिया और इसका प्रयोग ज्यादा कर दिया बैल सेना का, क्योंकि ये तो एक देश में रहते थे। अब इनको बर्मा भी जाना पड़ता था, इनको अफगानिस्तान भी जाना पड़ता था। ठीक है, इनको और कहीं भी जाना पड़ता था, इसलिए इसको इनने डिक्रीज किया, उसको इंक्रीज किया। अब ये जो हथियार लाए, मस्कट, मस्कट और मैच लॉक, ये बच्चों दोनों हथियार थे। अब ये पैदल सेना उसके लिए फिट है, क्यों फायर आर्म से नहीं है, उस लिए। और अवध और
बनारस और फिर उसके बाद बिहार, यहां के सैनिक ज्यादा थे। जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उसके अंदर यहाँ के सैनिक ज्यादा थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कि भाई ट्रेड से एम्पायर सेटअप कैसे किया, इस्टेब्लिश कैसे किया बच्चों। ठीक है, तो बात ये थी। अब इसमें एक छोटा टॉपिक और बच्चा बच्चों की स्लेवरी। स्लेवरी जो आपके लास्ट में आता ना, वो है कि भाई डच थे इन्होंने और पुर्तगीज थे, इन्होंने स्लेवरी शुरू की। ठीक है ना, कहां से? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, यहां से कि आदमी यहां से जो शिप है इनमें भर के लाते थे शिप्स में, और लाके फिर जो यूरोप है इसमें मंडियां लगती थी, उसमें बेच देते। ठीक है, और यहां तक एक दर्दनाक जो काफी मतलब दिल को दहलाने वाला है एक उदाहरण जो दे रखा है कि भाई पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रन, कि उनको ले आ गया कि भाई बाप को कोई ले गया, उसको देख करके जैसे पशुओं को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, उसकी माँ इस पर को मतलब कोई ले जाना चाहता है तो बच्चे अपनी माँ से चिपट जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस समय में कोई दया धर्म नहीं थी, कैसे इंसान थे वे। इसका मतलब यही निकलता है कि जो फ्यूडल सिस्टम है, ठीक है ना, टोटली बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। टेशन, इसका मतलब ये बच्चों, जहां पे कोई काइंडनेस नहीं है, लव अफेक्शन कंपैशन नो वेयर। ठीक है, जबकि 1834 में ये बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी स्लेवरी सिस्टम जारी रहा। बाद में जाके फिर दुनिया भर में कानून बने, जैसे इंडिया में भी कानून बना दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम उसके संदर्भ में, लेकिन फिर भी हुआ है क्योंकि एक जो बंधुआ मजदूर है वो भी स्लेवरी है। ये नहीं कि आज के दिन नहीं है, ठीक है ना। बॉन्डेज जो लेबर है, लेबर है बच्चों, लेबरर, वो भी तो स्लेवरी है एक तरह से, कि उनको बांधे रखा जाता, खाना पीना नहीं दिया जाता। जहाँ पे बड़े बड़े जो किसान हैं, तो वहाँ देखिए मैं कई बार देखता हूँ पंजाब के बारे में कि कोई बिहार का, कोई हरियाणा का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, और उन्हें बांध रखा उनको। ठीक है, तो ये एक क्रूअल एक्ट है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी बाय द ह्यूमन, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो बच्चों ये था कि व्यापार से कैसे बढ़े। ठीक है विद्यार्थियों।